बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम फॉर स्पेस कर्व। स्पेस कर्व से मुतल्लिक ये फंडामेंटल थ्योरम है। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट ये है, अ कर्व इज यूनिकली डिटरमाइंड except as to position in space when its curvature and torsion are given function of arc length। एक कर्व को आप यूनिकली मालूम कर सकते हैं जब इसका कर्वेचर कैपा जो होता है, इसका कर्वेचर कैपा और इसका टॉर्शन ये दोनों दिए गए हों आर द फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ के फंक्शन है। आपको पता है हम शुरू से जो फंक्शन है आर्क लेंथ जो उसको एस से डिनोट करते आ रहे हैं। तो कर्वेचर जो है ये भी एस का फंक्शन है, तो आप इसको के एस लिख सकते हैं। सिमिलरली जो टॉर्शन है इसका टॉ, ये भी आर का फंक्शन है, एस का फंक्शन है आर्क लेंथ का, तो इसको भी आप टी इंटू एस लिख सकते हैं। तो एक कर्व को आप मालूम कर सकते हैं जब उसका कर्वेचर और टॉर्शन दिए गए हों और ये दोनों आर्क लेंथ एस के फंक्शन। तो प्रूफ हम इसका लेते हैं। प्रूफ में हम एक कर्व की बजाय दो कर्व ले लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक कर्व है C1 और दूसरा कर्व C2 है, हैविंग इक्वल कर्वेचर, और हम ये मान के चलते हैं कि इनका दोनों कर्व का जो कर्वेचर है ये सेम है एंड इक्वल टॉर्शन, और इन दोनों कर्व का जो टॉर्शन है वो भी सेम है। ठीक है, जो पहला कर्व C1 है इसका कर्वेचर K1 है, जो C2 है इसका कर्वेचर K2 है, दोनों का कर्वेचर इक्वल है। सिमिलरली C1 का टॉर्शन τ1 और C2 का टॉर्शन τ2 है, ये दोनों टॉर्शन भी इक्वल है फॉर सेम वैल्यूज ऑफ S। ठीक है, आर्क लेंथ S की सेम वैल्यू के लिए ये टॉर्शन और कर्वेचर इक्वल है। Let T, N and B refer to the one curve and T1, N1 and B1 to the other curve। अब चूँकि हमारे पास दो कर्व हैं, तो पहले कर्व के लिए टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल हम टी बी एन ले लेते हैं, और जो दूसरा कर्व C2 है उसके लिए हम टेंजेंट T1, नॉर्मल N1 और बाई नॉर्मल B1 ले लेते हैं। Then at points on the curve determined by the same values of S we have। तो फिर पॉइंट्स कर्व के ऊपर S की सेम वैल्यू के लिए हमारे पास एक ये रिलेशन बनता है T1। अगर आप ज़रा गौर करें, ये पहला कर्व अगर हम ये ले लें, दूसरा कर्व हम ये पहला R लिया है, इसका पोजीशन वेक्टर है, दूसरे का R1 ले लेते हैं हम, और इसकी जो आर्क लेंथ है S वो यहाँ इस पॉइंट पे 0 ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कुछ रिज़ल्ट प्रूव करेंगे जिसमें ये रिज़ल्ट शामिल है, R इज इक्वल टू R1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो टेंजेंट आएगा, इसका टेंजेंट T1 आ जाएगा। सिमिलरली ये नॉर्मल N1 और N आ जाएगा, बाई नॉर्मल B और B1। तो पहला काम हम ये करते हैं कि T और T1
इन दोनों का आप विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे हम कि पहले T1 आएगा, फिर T प्राइम आएगा, T1 को छोड़ देंगे, फिर T1 का डेरिवेटिव आ जाएगा T1 प्राइम और T को छोड़ देंगे। अब T प्राइम Kn है डॉट T1 और T1 प्राइम K1 N1 होगा। ये सेरेट फ्रेनेट फार्मूला की मदद से हमने लिख लिया है। K बाहर आ जाएगा N डॉट T1 होगा प्लस सिमिलरली यहाँ पे K1 बाहर आ जाएगा और T डॉट N। अच्छा, अब ये हमने चूँकि शुरू में पढ़ा है कि इन दोनों का जो दो कर्व हम दे रहे हैं ना, इनका कर्वेचर सेम है और इनका टॉर्शन भी सेम है। लिहाजा आप ये K1 की जगह आप K पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। तो ये एक रिलेशन हमने ले लिया है, T और T1 का डॉट प्रोडक्ट लेके उसको आप डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये रिलेशन नंबर 1 आपके पास आ गया। टेंजेंट के बाद फिर हम नॉर्मल लेंगे n डॉट n1। अब इसको इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। ये n आ जाएगा डॉट n1 प्राइम प्लस n प्राइम आ जाएगा डॉट n1। n प्राइम क्या होता है, टा बी माइनस के टी होता है। तो आप n1 का प्राइम ले रहे हैं तो इसलिए आप साथ ये टा 1 लिखते जाएंगे, b1 लिखते जाएंगे, टा 1 b1 माइनस k1 t1 प्लस ये n प्राइम लेंगे और इसके साथ 1 नहीं है तो इसको टॉ बी माइनस के टी लिख सकते हैं डॉट n1। ये n डॉट आपके पास टॉ 1 की जगह टॉ पुट कर दिया b1 माइनस k1 की जगह k पुट कर दिया t1 प्लस टॉ बी माइनस के टी डॉट n। ये दोनों वैल्यू हमने k की जगह k1 और टॉ की जगह t1 हमने पुट कर दिया। तो ये आपके पास रिलेशन नंबर 2 आ गया है। ये रिलेशन हमने नॉर्मल से लिया है। पहला रिलेशन हम दोनों कर्व के जो टेंजेंट थे उससे लिया था, ठीक है। सी जो आपके पास पहला कर्व था उसके लिए टेंजेंट टी नॉर्मल n बाई नॉर्मल b है, दूसरे के लिए टा 1 n1 और b1 है। तो पहला हमने जो टेंजेंट थे दोनों कर्व के उनका डॉट प्रोडक्ट लिया है और फिर उसका डेरिवेटिव लिया है। दूसरे में हमने नॉर्मल का इसी तरह काम किया है। अब बाई नॉर्मल काम देखें, डी बाई डी एस बी डॉट बी वन, ये आपको देगा बी डॉट बी वन प्राइम प्लस बी प्राइम डॉट बी वन। बी सेम आ जाएगा, बी वन माइनस टा 1 n1 आ जाएगा और बी प्राइम माइनस टा n आ जाएगा। बी बाहर है माइनस टॉ n1 प्लस टॉ इंटू n माइनस यहाँ पे है डॉट बी है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3 आ गई है। तो ये 3 रिलेशन आ गए। एक रिलेशन आपको टेंजेंट से मिला है, एक रिलेशन आपको नॉर्मल से मिला है, एक रिलेशन आपको बाई नॉर्मल से मिला है। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इनकी लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो डी बाई डी एस कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी रकमें ऐड हो जाएंगी। राइट साइड ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। के सेम आ गया, एन डॉट टी वन सेम आ गया, के टी एन वन एन इज इक्वल टू एन वन। ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एन आ गया डॉट टॉ बी वन आ गया माइनस के बैर आ गया, एन डॉट टी वन आ गया। सिमिलरली अब टॉ बी डॉट एन वन आ गया, के टी डॉट एन वन आ गया। यहाँ से माइनस प्लस माइनस बनेगा, टॉ बी डॉट एन वन आएगा और टॉ बैर है एन डॉट बी आ जाएगा।
आपको पता है कि नॉर्मल के साथ तो 1 रिजल्ट देता है, लेकिन टेंजेंट के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो तो ये आपको रिजल्ट 0 देगा। सिमिलरली टेंजेंट का नॉर्मल के साथ भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये एन टॉबर आ जाएगा, एन डॉट बी, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, इसका रिजल्ट भी 0 आएगा, इसका रिजल्ट भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है ना इस साइड पे 0 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एस। इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड पे ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो ये टी डॉट T1 होगा प्लस एन डॉट N1 बी डॉट B1, और 0 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको कांस्टेंट देगा। तो ये इक्वेशन नंबर ए आ गया। टू फाइंड द कांस्टेंट, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। Suppose now that the two curves are placed so that their initial point from which S is measurable coincide. ये दोनों कर्व C1 और C2 जो हमने लिए हैं, ये हमने इनका इनिशियल पॉइंट जो है ना ये मान लिया है कि इनिशियल पॉइंट इन दोनों का कोइंसाइड है, ये इनका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, suppose that the two curves are placed so that their initial points from which S is measured coincide, and then turn without deformation till their principal plane at their initial point also coincide. उनके जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं इनिशियल पॉइंट पे वो भी कोइंसाइड हो जाएंगे। देन एट दोज पॉइंट्स वी हैव, इन पॉइंट्स पर फिर इनका टेंजेंट इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल हो जाएगा और बाई नॉर्मल भी इक्वल हो जाएगा। देन इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन ए में यहाँ पे अब टी की जगह या आप T1 की जगह T पुट करेंगे, N1 की जगह N पुट करेंगे और B1 की जगह B पुट करेंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट को टेंजेंट का डॉट प्रोडक्ट देंगे तो ये आपको टी स्क्वायर दे देगा। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये टी डॉट टी मतलब बनता है टी मॉड इंटू सेकेंड टी मॉड इंटू कॉज ऑफ थीटा, लेकिन दोनों टेंजेंट है तो इसका मतलब है थीटा उसके दरमियान 0 हो जाएगा, और कॉस 0 जो होता है ना ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा टी स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब टेंजेंट यूनिट टेंजेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। इसी तरह एन नॉर्मल जो है ये भी यूनिट नॉर्मल है, इसका भी 1 रिजल्ट आएगा। बाई नॉर्मल यूनिट बाई नॉर्मल है, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। ये तीनों ऐड करेंगे आप तो ये 3 आपको देगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू 3 आ गई। अब इस इक्वेशन में आप कांस्टेंट की जगह 3 पुट कर दें, राइट साइड इसकी सेम रहेगी, T dot T1 N dot N1 B dot B1 is equal to 3. But the sum of 3 angles can be equal to 3 only when each of these angles finish or is an integral multiple of 2 pi. अब दो केस बन सकते हैं, या तो हर एंगल 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस रिलेशन को ज़रा चेक करें ना तो ये T डॉट T1 क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा T1, यहाँ पे लिख रहे हैं ये T आपके पास बनेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फिर आपके पास ये T1 मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इन दोनों के दरमियान कॉज ऑफ एंगल जो है ना कॉज वो 0 डिग्री अगर हो जाएगा तो ये आपको रिज़ल्ट क्या देगा, ये आपको रिज़ल्ट देगा 1 इंटू 1 का 0 भी 1 ही होता है, तो ये आपको 1 रिज़ल्ट देगा। ठीक है, इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है ये भी 1 देगा, इनके दरमियान 0 है तो ये भी आपको 1 देगा, तो ये 3 आपके पास बन जाएगा। एक तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये एंगल फिनिश नहीं होता, व्हेन ईच ऑफ द एंगल फिनिश, एक केस तो ये हो गया। दूसरा ये है R इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है।
दिस रिक्वायर दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, क्योंकि अगर आप इसको चेक करें ना तो ये कॉस थीटा अगर आपके पास 1 आता है, ठीक है, टेंजेंट इसका मॉड लेंगे तो वो तो 1 ही आएगा। अगर साथ जो कॉस एंगल है डॉट प्रोडक्ट की वजह से वो 1 आता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ले लें, वो हो जाएगा cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, ये 2 पाई पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो केस ये है कि एंगल विनिश हो जाएंगे यानी एंगल 0 हो जाएंगे। दूसरा केस ये है कि इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2 पाई का। एंड दिस रिक्वायर दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, अगर एंगल 0 हो जाए तो ये पैरेलल हो जाता है, अगर एंगल 2 पाई हो जाए तो फिर भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि जो टेंजेंट पहले कर्व के या दूसरे कर्व के ये दोनों इक्वल है या पैरेलल है। इसी तरह नॉर्मल जो है ये इक्वल या पैरेलल है, इसी तरह बाई नॉर्मल भी पैरेलल है। ये दोनों केस में जब एंगल आपके पास 0 हो जाए फिर भी यही सिचुएशन बनती है, या 2 पाई का मल्टीपल हो जाए फिर भी यही सिचुएशन बनती है। So that the point principal plane of the two curve are parallel। इसका मतलब ये है कि दो कर्व के जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं ये दोनों क्या हैं, प्रिंसिपल प्लेन जो है ये दोनों पैरेलल हैं। मोर ओवर द रिलेशन t इक्वल टू t1 में बी रिटन एज। अब ये जो आपके पास रिलेशन है ना, इसको आप इस तरह देख सकते हैं। आपको पता है टेंजेंट कैसे हासिल होता है, ये r जो पोजीशन रखता है इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं r प्राइम, तो ये आपको टेंजेंट देता है, ठीक है। अब इस r प्राइम को ये विद रिस्पेक्ट टू s आपने लिया डेरिवेटिव, तो आप इसको लिख सकते हैं dr ओवर ds, तो ऐसे भी आप इसको dr ओवर ds, तो ये r प्राइम है। सिमिलरली जो t1 है इसके लिए आप लिख सकते हैं r1 प्राइम या dr1 ओवर ds। आप इस t1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, t को r प्राइम और t1 को r1 प्राइम, ठीक है। और t1 को उधर लेके जाएं तो ये आपके पास r माइनस r1 बन जाएगा d बाई डी एस। ये डेरिवेटिव जो है ना ये आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अब d बाई डी एस r माइनस r1 दिस इज इक्वल टू 0, बट दिस डिफरेंस विनिश एट इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट के ऊपर ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाता है, एंड देयरफॉर इट विनिश थ्रू आउट। इनिशियल पॉइंट पर भी अगर ये डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो फिर ये थ्रू आउट भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका जो हमने इनिशियल पॉइंट पे रिलेशन पढ़ा था ना, तो वो इस तरह का एक रिलेशन आपके पास बनता है, ठीक है। S 0 हो जाता है अगर, तो फिर ये पोजीशन वेक्टर ये दोनों इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना ये नहीं रहता, बल्कि ये दोनों सेम ही हो जाते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये शुरू में ये अगर ऐसा होता है इनिशियल पॉइंट पे, देयरफॉर इट फिनिश थ्रू आउट, तो फिर ये पूरे कर्व के अंदर इस ऐसी ही सिचुएशन होगी। So r is equal to r1 at all the corresponding points and the two curve coincide। इसका मतलब ये है कि ये जो दो अलग अलग कर्व हमने लिए थे C1 C2, वो दोनों coincide हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी सेम कर्व बन जाता है। In making the initial points and the principal plane coincident, इनिशियल पॉइंट्स भी और प्रिंसिपल प्लेन भी कोइंसिडेंट हो जाते हैं। We alter only the position and the orientation of the curve
इन स्पेस। इसका मतलब ये है कि हम पोजीशन और ओरिएंटेशन डायरेक्शन जो है ये कर्व की बदल सकते हैं स्पेस में। एंड द थ्योरम दस हैज बीन प्रूव, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट नोट है, when a curve is specified by equations giving the curvature and torsion as function of s, जब कर्व को इस तरह बयान किया जाता है कि कर्वेचर और टॉर्शन दोनों जो s के फंक्शन होते हैं, कर्वेचर k is function of s, torsion tau is function of s, then these are called intrinsic equation of the curve। फिर इन्हें हम कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमारा ये प्रूव हो गया है कि जो अलग अलग हमने कर्व तस्वर किए थे और उनके कर्वेचर और टॉर्शन बराबर लिए थे, दरअसल ये एंड पे जाके सेम चीज़ निकल आई है, यानी दोनों कर्व जो है ये दोनों कोइंसाइड हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ये पोजीशन वेक्टर जो एक हमने r का लिया था और एक c1 का लिया था और एक c2 का लिया था, ये पोजीशन वेक्टर दोनों इक्वल आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कर्व दोनों डिफरेंट नहीं थे, कर्व दोनों कोइंसाइड थे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीलिक्स का। हीलिक्स क्या होता है? A curve traced on the surface of cylinder and cutting the generator at a constant angle alpha is called a helix। हीलिक्स एक्चुअली क्या होता है? एक सिलेंडर के ऊपर कर्व हम ट्रेस करते हैं। वो कर्व इस तरह का होता है, कटिंग दी जनरेटर एट अ कांस्टेंट एंगल, कि जो लाइन उसको जनरेट करती है, कटिंग दी जनरेटर, वो कर्व जो होता है वो उसको जनरेटर को कट करता है कांस्टेंट एंगल पे, और उस कांस्टेंट एंगल को अल्फा कहेंगे, तो ये हीलिक्स कहलाता है। ठीक है, आपको पता है, सपोज आप कर लें कि ये आपके पास एक कर्व है, ये आपके पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की जो बेस है ये सर्कुलर भी हो सकती है, ये इलिप्टिक भी हो सकती है, ये पैराबोलिक भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख लें कि आमतौर पे ये सर्कुलर हम लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेस सर्कुलर है और ये आपके पास एक सिलेंडर बन गया है। ठीक है, तो इस सिलेंडर के ऊपर आप एक कर्व जो है ये बनाते हैं, अ कर्व ट्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर आप ये एक कर्व बना लेते हैं, इस तरह का एक कर्व आप बना लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी कर्व आप इसके ऊपर बना लेते हैं, ये सारे कर्व ये आप कोई कर्व इस सिलेंडर के ऊपर बना लेते हैं। अ कर्व ट्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड कटिंग द जनरेटर एट कांस्टेंट एंगल, और ये जनरेटर को कांस्टेंट एंगल पे कट करता है, कांस्टेंट एंगल पे कट करता है, और उस कांस्टेंट एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। यानी कर्व जो ट्रेस हुआ है ये इस तरह है कि ये सिलेंडर के ऊपर जनरेट हुआ है और ये कर्व जनरेटर को एक कांस्टेंट एंगल के ऊपर कट करता है। तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये जो कर्व है ये एक हीलिक्स है, ये एक हीलिक्स है। ठीक है, जैसे आप वाटसन क्रिक मॉडल बायो में पढ़ते हैं, उसमें जैसे ये हीलिक्स, डबल हीलिक्स का लफ्ज़ वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, इसी तरह का ये है कि सिलेंडर के ऊपर अगर कर्व जनरेट होता है और वो अपने जनरेटर के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना देता है,
तो ऐसे कर्व को हम हीलेक्स का नाम दे देते हैं। इफ द सिलेंडर इज राइट सिलेंडर, अगर सिलेंडर राइट सिलेंडर है, सिलेंडर राइट के अलावा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक सिलेंडर राइट सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी उसकी बेस जो है वो सर्कल है, कांस्टेंट रेडियस ए है, देन द कर्व ड्रॉन ऑन द सिलेंडर, फिर सिलेंडर के ऊपर आप एक कर्व ड्रा करते हैं, विच इज मेकिंग कांस्टेंट एंगल विद द जनरेटर, और जनरेटर के साथ उसका एंगल कांस्टेंट बनता है, इज कॉल्ड सर्कुलर हीलिक्स। तो फिर ये जो आपके पास कर्व बनता है वो एक सर्कुलर हीलिक्स बनता है, ठीक है। शर्त ये है कि सिलेंडर अगर एक राइट सिलेंडर है, ठीक है ना, एक अगर आप राइट सिलेंडर ले लेते हैं, बिल्कुल एक राइट सिलेंडर आप ले लेते हैं, और इस राइट सिलेंडर के ऊपर कर्व आप इस तरह ड्रा करते हैं कि वो जनरेटर के साथ कांस्टेंट एंगल बना देता है, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कुलर हीलिक्स। मिसाल के तौर पर आप एक इस तरह का एक कर्व बना देते हैं, ये आप एक सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पे, अब ये जो रेक्टेंगल है ये एक सिलेंडर बना देगी, ये इसका जनरेटर हो जाएगा, ये इसका जनरेटर हो जाएगा। ये राइट सर्कुलर अगर सिलेंडर है, और इसके ऊपर अगर आप कर्व बनाते हैं तो अब ये जो कर्व आपके पास बनेगा इस तरह का, ये कर्व सर्कुलर हीलिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी इसकी ये शक्ल जो है ना वो बन सकती है, तो ये सर्कुलर हीलिक्स हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं थ्योरम की फॉर्म में। Prove that necessary and sufficient condition for a curve to be helix। अगर कर्व एक हीलेक्स बनाता है तो उसकी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी वो ये होगी, द रेशो ऑफ इट्स कर्वेचर एंड टॉर्शन इज कांस्टेंट। तो उसके कर्वेचर और टॉर्शन की जो रेशो होगी, कैपा ओवर टॉर्शन टॉ, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर एक आपके पास कर्व हीलेक्स बनाता है तो फिर ज़रूरी है कि आप कर्वेचर, उस कर्व की कर्वेचर और टॉर्शन की रेशो लें, तो वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। यही हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लें, ये आपके पास कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे ये कांस्टेंट एंगल अल्फा बन रहा है। ये जैसे डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि हीलेक्स के अंदर ज़रूरी है कि जो कर्व हम ड्रा करते हैं, ये कर्व सिलेंडर के ऊपर ड्रा करते हैं और ये अपने जनरेटर के साथ कांस्टेंट एंगल बनाता है, तो वो हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट एंगल बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये एक टेंजेंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सिलेंडर, तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा और ये कांस्टेंट एंगल बन जाएगा।
अच्छा, पहले अब हम इस थ्योरम के अंदर जिसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर कर्व जो है ये एक हीलेक्स है, तो ऐसी सूरत में इसके कर्वेचर और टॉर्शन की रेशियो कांस्टेंट होगी। तो पहले हम इसकी लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, लेट द कर्व इज हीलेक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट कर्वेचर बाय टॉर्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले हम ये मान के चलते हैं कि कर्व जो है ना ये एक हीलेक्स है, कर्व एक हीलेक्स है, जो आपका कर्व बन रहा है ये एक हीलेक्स की फॉर्म में बन रहा है। तो फिर कर्वेचर और टॉर्शन को प्रूव करेंगे कि ये कांस्टेंट है। As curve is helix, so the tangent at any point to the curve will make a constant angle with the fixed traction generator। चूंकि कर्व एक हीलेक्स है और हीलेक्स की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि जो टेंजेंट होता है ना कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर, फर्ज करें यहाँ पे आप टेंजेंट लेते हैं, तो ये अपने जनरेटर के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना देता है। तो ये अगर हमने टेंजेंट लिया है टी लिया है, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा कांस्टेंट एंगल बन गया। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये अपने जनरेटर के साथ यहाँ पे जो एंगल बना देगा ना वो अल्फ़ा बना देगा, कांस्टेंट एंगल बना देगा। As the curve is helix, so the tangent at any point t0, this curve will make a constant angle with the fixed traction. Fixed traction generator कहलाता है of the cylinder. Let A be the unit constant vector along the generator. जनरेटर के along अगर A एक यूनिट कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट कांस्टेंट वेक्टर है, along the generator and T is unit tangent at P, और P पॉइंट के ऊपर अगर हम इस पॉइंट को P पॉइंट मान लें यहाँ पे, तो ये जो है ये इसका यूनिट टेंजेंट है, ये यूनिट टेंजेंट एट P टू द कर्व, और ये जो फिक्स डायरेक्शन है इसको अगर आप A डिनोट कर लें, तो इन दोनों का हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे, तो T डॉट A ये इक्वल होगा T मॉड A मॉड इनटू अल्फ़ा, अगर एंगल इन दोनों के दरमियान है तो काज अल्फ़ा हो जाएगा। T यूनिट टेंजेंट है और जो हमने फिक्स डायरेक्शन ली है A यूनिट कांस्टेंट है, A भी यूनिट कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, अल्फ़ा एंगल है काज अल्फ़ा, तो ये T डॉट A जो है ये काज अल्फ़ा हो जाएगा, और काज अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये T डॉट A कांस्टेंट आ गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू S, तो ये T प्राइम A आएगा प्लस T A प्राइम A तो है ही कांस्टेंट, इसका प्राइम 0 हो जाएगा, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। T प्राइम KN आ गया डॉट A आ गया इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर कर्वेचर 0 हो जाता है देन कर्व स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर तो उसका जो इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ वो 0 बनता है, कर्वेचर 0 है, तो फिर वो कर्व जो है ना वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एंड द कंडीशन इज प्रूव्ड। अगर उसका कर्वेचर 0 नहीं होता, यानी उसका एंगल जो होता है ना स्ट्रेट लाइन एंगल जो है ना वो अगर 0 नहीं होता, रेट ऑफ इंक्लिनेशन जो है ना वही कर्वेचर होता है, अगर वो 0 नहीं है, के इज नॉट 0, फिर आप नॉर्मल और A का आप लेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो वो 0 हो जाएगा। तो N परपेंडिकुलर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये है कि N और A ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो T होता है ये टेंजेंट
ए आपके पास ये टेंजेंट है, ये ए फिक्स डायरेक्शन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं इनके दरमियान एंगल अल्फा बन रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि टेंजेंट के ऊपर एन जो होता है नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के पैरेलल नहीं होता, टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमें ए के साथ जो कि फिक्स डायरेक्शन है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। Thus A will be in the plane determined by T and B. तो A नॉर्मल के ऊपर तो परपेंडिकुलर है, तो A फिर किधर जाएगा? आपको पता है ये हम टेंजेंट लेते हैं, ये नॉर्मल लेते हैं और ये हम पाई नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, इसको T से डिनोट करते हैं, ये N से डिनोट करते हैं, ये B से डिनोट करते हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब N डॉट A 0 है, यानी A जो फिक्स डायरेक्शन है ये N के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब ये होगा कि ये नॉर्मल और A परपेंडिकुलर होंगे आपस में, क्योंकि N डॉट A का मतलब है N मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो तो काज 90 0 होता है, फिर ये जवाब 0 आ सकता है। ठीक है, अब ये N तो 0 हो नहीं सकता, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। A भी आपने कहा है कि ये भी कांस्टेंट जनरेटर है और इसकी वैल्यू 1 है, ये भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है इनके दरमियान जो एंगल होगा ना वो 0। इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल और ये A आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, thus A will be in the plane determined by T and B rectifying plane। इसका मतलब ये है कि A उस प्लेन में होगा जिसमें T और B हो, टेंजेंट और बाई नॉर्मल, और ये रेक्टिफाइंग प्लेन होता है। हैंस अगर ये रेक्टिफाइंग प्लेन है तो ऐसी सूरत में ये A की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी काज अल्फा T, टेंजेंट लें आप, प्लस साइन अल्फा B, ये बाई नॉर्मल आपने। ठीक है, रेक्टिफाइंग प्लेन के अंदर यही टेंजेंट और बाई नॉर्मल जो है ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हो जाएगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू S, डी ए बाई डी एस 0 आ जाएगा। काज अल्फा T प्राइम ले लें, काज अल्फा प्राइम तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फा प्राइम 0 हो जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू बी प्राइम आ जाएगा। काज अल्फा इधर आ गया T प्राइम के एन होता है, साइन अल्फा बाहर आ गया B प्राइम माइनस टॉ एन होता है। एन इधर भी आ रहा है, एन इधर भी आ रहा है, एन कॉमन ले लें, बाकी रह गया के काज अल्फा माइनस टॉ और ये साइन अल्फा आ जाएगा। अब एन 0 नहीं है, ठीक है, एन तो यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये 0 नहीं है। ये 0 नहीं है तो फिर मस्ट है कि ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि काज अल्फा माइनस टॉ साइन अल्फा ये 0 के इक्वल है। यहाँ से के काज अल्फा टॉ साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। टॉ को इधर डिवाइड कर दें तो ये के बाई टॉ हो जाएगा और काज अल्फा इधर आकर तकसीम हो जाएगा, साइन बटा काज ये टेन अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये के बाई टॉ आ गया आपके पास। टेन अल्फा जो है ना ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्फा जो है ना ये कांस्टेंट एंगल है। ठीक है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो फिर टेन अल्फा भी कांस्टेंट है, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। यही हमने इसमें नेसेसरी कंडीशन में प्रूव करना था कि अगर कर्व हीलेक्स है तो के बाई टी जो है ये कांस्टेंट है, और यही हमने रिजल्ट प्रूव किया। ठीक है, बड़ा आसान सा हमने रिजल्ट लिया। इसका हीलेक्स है तो उसमें टेंजेंट और जो फिक्स डायरेक्शन है ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके फिर इसको हमने ये रिजल्ट निकाल दिया है।
के बाई टॉ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह आपकी ये फर्स्ट कंडीशन है। अब आप लें इसकी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में कर्वेचर बाई टॉर्शन कांस्टेंट ले लेते हैं हम। देन वी हैव टू प्रूव दैट द कर्व इज हीलिक्स। अब कर्व हीलिक्स है, ये प्रूव करना है। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट टी डॉट ए इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि हमने प्रूव करना है कि कर्व एक हीलिक्स है, तो फिर ये टॉर्शन टेंजेंट और ए जो फिक्स डायरेक्शन है इनके दरमियान टी डॉट ए लेंगे तो ये कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए एज के बाई टॉ इज कांस्टेंट, क्योंकि के बाई टॉ जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये टी के बाई टॉ कांस्टेंट है, तो ये जो टी डॉट ए है ये भी कांस्टेंट आना चाहिए। फर्ज कर लेते हैं हम कि के बाई टॉ जो है ना ये 1/c के बराबर है, और इसको आप मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करें, अब इसको डेरिवेटिव में टेंजेंट का डी टी बाई डी एस, वो टी प्राइम होता है, टी प्राइम के एन के इक्वल होता है। के की वैल्यू आप यहाँ से ले लें तो ये टॉ बाई सी हो जाएगा, 1 यूज़ करें तो ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगेन कंसीडर डी बी बाई डी एस। अब बाई नॉर्मल का आप इसी तरह डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये माइनस टॉ एन आएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको आप सी पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब 2 और 3 को ऐड कर दें। 2 की लेफ्ट साइड डी टी बाई डी एस है और दूसरी लेफ्ट साइड 1/c डी बी बाई डी एस है, और राइट साइड जो है वो इसकी टॉ बाई सी एन है, और इधर भी माइनस टॉ बाई सी एन है। तो ये रिजल्ट आपको 0 दे देगा। डी बाई डी एस, ये टी आपके पास बच गया, यहाँ से 1/c बी बच गया आपके पास। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, सी टी प्लस बी आ जाएगा। सी जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके तकसीम होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो सी टी प्लस बी ये कांस्टेंट आ जाएगा, उसको ए मान लेते हैं कांस्टेंट वेक्टर। अब आप इसका टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, टी डॉट सी टी प्लस बी, तो ये टी डॉट दोनों साइडों पे आप इसका टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ये सी टी डॉट टी टी स्क्वायर हो जाएगा, टी डॉट बी आ जाएगा टी डॉट ए, सी टी स्क्वायर आ गया, टी डॉट बी तो 0 होता है, और टी डॉट ए जो है ये सी टी स्क्वायर टी डॉट ए के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब टी डॉट ए जो है ना ये आपके पास आ गया है सी टी स्क्वायर। अब टी जो है ये तो यूनिट टेंजेंट होता है, 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई सी से करेगा तो ये सी आएगा। सी क्या है, सी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी डॉट ए कांस्टेंट है, हैंस द कर्व इज हीलिक्स। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि टी डॉट ए जो है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कर्व हीलिक्स है। अच्छा, अब 2 रिमार्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि अगर ये रेशो कर्वेचर और टॉर्शन की 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कर्व स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक थ्योरम आपने पीछे पढ़ा है, के बाई टॉ इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एक्चुअली कर्वेचर 0 है। ठीक है, कर्वेचर 0 है, के 0 है, कैपा 0 है। अगर ये कैपा 0 है तो हमने पीछे एक थ्योरम में पढ़ा है कि कर्व जो होती है ना ये स्ट्रेट लाइन होती है, और बाकायदा हमने इसको प्रूव किया है। तो टी तो डिनोमिनेटर में है, टॉ ये तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी ना वो ये बनेगी कि कर्वेचर 0 है। तो अगर कर्वेचर 0 है तो इसका मतलब ये है कि कर्व स्ट्रेट लाइन है। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में बड़े पूछे जाते हैं कि अगर कर्वेचर 0 हो तो आपके पास कर्व की शेप कैसी बनेगी, तो कर्व जो होगी ना वो स्ट्रेट लाइन होगी। If curvature by torsion is equal to alpha where alpha is constant, then curve is plane curve. अगर कर्वेचर बाई टॉर्शन अल्फा के इक्वल है तो फिर कर्व आपका जो बनेगा ना ये प्लेन कर्व होगा। ठीक है, किसी प्लेन के ऊपर ये कर्व बनेगा, स्पेस पे नहीं बनेगा, प्लेन के ऊपर बनेगा। क्योंकि एक्चुअली
अल्फा इज बीइंग एंगल बिटवीन टी एंड ए। टी टेंजेंट है, ए एक फिक्स डायरेक्शन में कोई आपके पास यूनिट कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अल्फा जो होगा ना, ये एंगल इन दोनों के दरमियान अगर है तो के बाई टॉ जो है, ये अगर इस एंगल को बोला तो फिर कर्व ज़ाहिरी बात है वो एंगल बनाएगा किसी प्लेन। तो ये कर्व जो होगा ना, ये एक प्लेन। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।